नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ व विशेषताएं की थी। आज हम करने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था के लाभ, गुण या मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस संसदीय शासन व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है। पहला जो इसका लाभ या गुण है, जो हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था, उत्तरदायी शासन या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका के माध्यम से वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व या जवाबदेहता ही लोक प्रशासन को कुशल एवं श्रेष्ठ भी बनाती है। चूंकि संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद का कार्यकाल उतना ही होता है जितने दिन वह संसद में विश्वास बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि विधायिका में उसके कार्यकरण के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो। यही कारण है कि वास्तविक कार्यपालिका निरंकुश तथा लापरवाह होने के बजाय उत्तरदायी कार्यपालिका का स्वरूप धारण कर लेती है और ये उत्तरदायित्व ही इसका महत्वपूर्ण गुण है। स्टूडेंट्स, संसदात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा मेरिट या जो लाभ है या गुण है वो है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में घनिष्ठता, क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है। व्यवस्थापिका में बहुमत दल का नेता कार्यपालिका का निर्माण करता है। अतः स्वतः ही दोनों अंगों के मध्य समन्वय तथा घनिष्ठता का गुण विद्यमान रहता है। संसद में बहुमत दल का नेता तो सरकार बनाता है और जो विपक्ष होता है वह विपक्ष में बैठकर उसे समय समय पर आलोचना के माध्यम से उसे अवगत कराता रहता है, जनमत के लिए भी। और ये जो कार्यपालिका है या हम कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल है, वह विश्वास मत तक ही सदन में बना रह सकता है। अतः सदन का विश्वास अर्जित करने का ये सदैव प्रयास करेगा और इसके लिए वह विपक्ष से भी समर्थन प्राप्त करेगा। और इसके लिए जैसे बजट पास कराना है, कोई विधेयक या अन्य कोई प्रस्ताव पारित कराना है, तो जब तक इसे विपक्ष का समर्थन और सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो इसको पास नहीं करा सकता। अतः ये विपक्ष के साथ भी मधुर संबंध बनाने का प्रयास करता है और राष्ट्रीय महत्व के जो भी मुद्दे होते हैं उनमें दोनों पक्ष, सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष, दोनों मिलकर राष्ट्र के हित में निर्णय हमेशा ही लेते रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस संसदात्मक शासन व्यवस्था की जो अगला गुण है या मेरिट है वो है लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। संसदीय प्रणाली के बारे में इसीलिए ये कहा जाता है कि यह प्रणाली झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। लोचशीलता तथा नम्यता के इसी गुण के कारण संसदीय व्यवस्थाएं वास्तविक लोकतंत्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहने के कारण कठोरता, पृथकता एवं अहम भाव की समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में संकटकालीन परिस्थितियों में समाधान का रास्ता शीघ्र खोज लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का पतन उस परिस्थिति में हुआ जबकि बजट सत्र चल रहा था। अतः सभी दलों ने मिलकर सर्वप्रथम बजट को स्वीकृति दी ताकि वित्तीय संकट उत्पन्न न हो। जबकि अमेरिका में नवंबर 1995 में कांग्रेस ने अड़ियल रुख अपनाते हुए एक सप्ताह तक वित्त के अभाव में प्रशासन को ठप्प करवा दिया था। तो ये अपन देख रहे हैं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसी लोचशीलता नहीं पाई जाती है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें भी आती है। तो यह व्यवस्था, लोचशीलता का जो गुण है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये संसदात्मक व्यवस्था में ही पाया जाता है। स्टूडेंट्स,
संसदात्मक शासन प्रणाली का अगला जो गुण हम देख रहे हैं वह है विरोध का आदर, रेस्पेक्ट फॉर अपोजिशन। जैसा कि आपको ध्यान है कि जो बहुमत दल का नेता होता है वह सरकार का निर्माण करता है, कार्यपालिका का निर्माण करता है, और जो विपक्ष होता है वह विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। जो कम बहुमत में जो दल होता है, राजनीतिक दल होता है, वह विपक्षी दल का जो नेतृत्व करता है और वह जनता को उसकी जो कमियां हैं उनकी सरकार की नीतियों की इत्यादि से अवगत कराता रहता है और हमेशा जो है सत्तारूढ़ दल को कहना कि चेताता रहता है, उसको चेतना में लाता रहता है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। और ये बात भी सही है कि हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह भी विपक्ष की बात को सुनता और समझता है। वह क्योंकि उससे सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान है कि आज मैं सत्ता में हूं और कल मैं विपक्ष में हूंगा। कभी एक पार्टी सत्ता में होती है, कभी दूसरी होती है। तो जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ जो दो ही पार्टी हैं मेनली, जो सत्ता में, एक सत्ता में होगी और दूसरी विपक्ष में होगी। तो वहाँ हमेशा ही विपक्ष का आदर किया जाता है और विरोध को आदर पूर्वक भाव से लिया जाता है ना। विरोधी पक्ष को वस्तुतः माने क्या जाता है कि वो वस्तुतः सत्तारूढ़ दल को क्या है, सच्चाई का दर्पण दिखाती रहती है। ठीक है, इसके माध्यम से, समालोचना के माध्यम से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा कानूनों में सुधार की भी संभावना रहती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य सहनशीलता तथा समझौता करने की प्रवृत्ति भी रहती है। स्टूडेंट्स, अगली जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की का गुण है या मेरिट है वो है योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का शासन, गवर्नेंस ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है जो योग्य, अनुभवी, चतुर तथा लोकप्रिय नेता होते हैं। क्योंकि ये राजनेता जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, अतः उनकी क्षमताओं पर उंगली उठाना आवश्यक है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में उन सदस्यों को शामिल करता है जो उसकी निजी पसंद होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से संसदीय प्रणाली का मंत्रिमंडल अधिक संतुलित एवं प्रभावी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जनता का समर्थन लेके आया होता है। जनता उसको देख परख कर चुनकर भेजती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो वस्तुतः स्टूडेंट्स, हम जब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था की, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो अध्यक्षात्मक के क्या बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं या दोष बन जाते हैं, और अध्यक्षात्मक के दोष संसदात्मक के गुण बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट बार बार रिपीट होंगे। अगला जो संसदात्मक शासन व्यवस्था का की मेरिट है या विशेषता है वह है व्यवहारिक पद्धति, मोस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में जनता, राजनेता तथा प्रशासक तीनों ही प्रजातंत्र की शिक्षा एक साथ ग्रहण करते हैं। जनता को चुनावों तथा राजनेताओं की सभा समारोहों में के माध्यम से या टीवी वगैरह पे आप जो संसदीय वाद विवाद देखते हैं, इसके माध्यम से आपको आम आदमी को राजनीति के बारे में और लोकतंत्र के बारे में, लोकतांत्रिक शक्ति के बारे में उसको पता चलता है। वहीं दूसरी ओर जो राजनेता हैं उनको भी चुनाव के माध्यम से या जनता में जब वो जाते हैं तो जनता की जब बात वो सुनते हैं, उनके माध्यम से उनको भी लोकतंत्र की शक्ति का आभास होता है कि जनता हमसे क्या चाहती है, क्या हमारे लिए सही होगा, कौन सा डिसीजन सही होगा, नहीं होगा। तो मतलब जनमत का भी उनको चुनाव के माध्यम से जब सभा रैलियां करते हैं, जनता से, आम जनता के समक्ष होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनके आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को वो जानते हैं। तो उन्हें भी देश की जनता की आकांक्षाओं का नॉलेज मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि उनको भी शिक्षा मिल रही है, जनता को भी शिक्षा मिल रही है कि चुनाव कैसे होता है, अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए इत्यादि। और लोक प्रशासन भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि
तीनों ही जो ये श्रृंखलाएं हैं शासन व्यवस्था की, चाहे वो जनता हो और हमारी संसद हो या हमारी कार्यपालिका, संसद के दोनों पार्ट कार्यपालिका विधायिका हो या हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन हो, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पद्धति सिद्ध होती है। भारत में सन 1989 से 1999 के मध्य हुए 5 आम चुनावों ने भी हमारे राजनीतिक अस्थिरता का परिचय दिया है, किंतु यह भी सिद्ध किया है कि भीषण झंझावातों में भी संसदीय लोकतंत्र जीवित रहने की कुवत रखता है तथा मतदाता जब चाहे राजनेताओं को यथार्थ के कटु धरातल पर ला पटकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक पद्धति है जो संकट काल के लिए भी बहुत ही उपयुक्त पद्धति कही जा सकती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं संसदीय प्रणाली के दोष या अवगुणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।